उतना ही जरूरी सवाल पर बात करेंगे। अगर किसी की मृत्यु बिना वसीयत लिखे हो जाए तो उनकी प्रॉपर्टी आखिर किसे मिलती है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं कि कानून इस बारे में क्या कहता है। यही वो सवाल है जो अक्सर परिवारों में कन्फ्यूजन और कभी-कभी तो झगड़े की जड़ बन जाता है। पर अच्छी बात यह है कि कानून ने ऐसी सिचुएशन के लिए बहुत साफ सुथरे नियम बनाए हुए हैं ताकि प्रॉपर्टी का बंटवारा बिल्कुल सही तरीके से हो। तो सबसे पहले एक लीगल टर्म को समझ लेते हैं। जब कोई व्यक्ति बिना विल यानी वसीयत बनाए गुजर जाता है तो कानूनी भाषा में इसे इंटेस्टेट डेथ कहा जाता है। आगे के जितने भी नियम हैं वो इसी एक कॉन्सेप्ट पर टिके हैं। अब देखिए, भारत में प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए हर धर्म के अपने पर्सनल लॉज हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से है। और ये कानून सिर्फ हिंदुओं पर ही नहीं बल्कि सिख, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वालों पर भी लागू होता है। तो फिर इसका हल क्या है? कानून ये कैसे तय करता है कि प्रॉपर्टी का असली हकदार कौन है? इसके लिए एक पूरा सिस्टम, एक लीगल ब्लूप्रिंट बनाया गया है जिसमें वारिसों की एक तय लिस्ट है। कानून वारिसों को दो कैटेगरी में बांटता है, क्लास 1 और क्लास 2। और रूल बहुत सिंपल है। प्रॉपर्टी पर पहला हक हमेशा क्लास 1 के वारिसों का होगा। अगर उस कैटेगरी में कोई भी जिंदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तभी प्रॉपर्टी क्लास 2 के वारिसों के पास जाएगी। तो इस पहली और सबसे जरूरी क्लास 1 कैटेगरी में कौन कौन आता है? इसमें आते हैं पत्नी, बेटा, बेटी और माँ। और सबसे जरूरी बात यह है कि इन सबको प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा मिलेगा। जी हां, बिल्कुल बराबर, किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं। और मान लीजिए अगर क्लास 1 में कोई भी वारिस नहीं है, तब कानून क्लास 2 कैटेगरी को देखता है। इसमें पिता, भाई, बहन और दूसरे करीबी रिश्तेदार शामिल होते हैं। पर यह बात हमेशा याद रखनी है कि इनका नंबर तभी आता है जब क्लास 1 में कोई भी मौजूद ना हो। चलिए अब कुछ ऐसी बातों पर आते हैं जिनको लेकर अक्सर लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। इनहेरिटेंस यानी विरासत के कानून से जुड़े दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव हुआ था साल 2005 में। कानून में एक बहुत जरूरी बदलाव किया गया जिसके बाद बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में बेटों के बिल्कुल बराबर का अधिकार मिल गया। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटी की शादी हुई है या नहीं, हक बराबर का है। अब उस गलत फहमी की बात करते हैं जो शायद सबसे आम है। लोगों को लगता है कि बैंक अकाउंट या प्रॉपर्टी में जिसे नॉमिनी बना दिया वो उसका मालिक बन गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉमिनी मालिक नहीं, सिर्फ एक केयरटेकर या ट्रस्टी होता है। उसका काम सिर्फ उस संपत्ति को संभालकर असली कानूनी वारिसों तक पहुंचाना है। असली मालिक हमेशा कानूनी वारिस ही होता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इससे हमें सबसे बड़ा और जरूरी सबक क्या मिलता है? वो ये है कि एक वसीयत बनाना आखिर इतना जरूरी क्यों है। ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। अगर वसीयत नहीं है तो फिर कोई जुबानी वादा या परिवार की आपसी समझ काम नहीं आती। बंटवारा कानून के हिसाब से ही होगा, भले ही परिवार के लोगों की इच्छा कुछ और हो। तो आइए फटाफट से मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला, अगर वसीयत नहीं है तो कानून तय करेगा, परिवार नहीं। दूसरा, हिंदू कानून में पहला हक क्लास 1 के वारिसों का होता है। तीसरा, बेटियों का हक बेटों के बराबर है। और चौथा, नॉमिनी सिर्फ एक रखवाला है, मालिक नहीं। और इन सब बातों का एक ही सॉल्यूशन है। भविष्य के झगड़ों से बचने के लिए वसीयत बनाना सबसे अच्छा रास्ता है। और आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या किसी की इच्छाएं कानूनी तौर पर सुरक्षित हैं? अपनी मेहनत की कमाई को अपनी मर्जी से अपने लोगों तक पहुंचाने का कंट्रोल अपने हाथ में रखना बहुत जरूरी है। और इसकी शुरुआत एक वसीयत बनाने